स्टूडेंट्स, डीएन मजूमदार का आपके में एक टॉपिक है कि उनके जनजातीय एकीकरण पर क्या विचार हैं। ठीक है जी, डीएन मजूमदार ने जनजातीय एकीकरण पर क्या बताया, ट्राइबल इंटीग्रेशन आज हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। और आपको मालूम है ना कि हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी बात करने वाले हैं, तो वो सब आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक चेक कर लीजिएगा जिनके एग्ज़ाम्स हैं इस बार। देखिए, जब आप लोग एक लॉन्ग आंसर लिखेंगे ना, तो आपको ये बताना होगा कि ट्राइब किसको कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स दे दोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे जेस गुरे ने बैकवर्ड हिंदू कहा है, ठीक है, पिछड़े हिंदू कहा है जनजातियों को। आदिवासी किसने कहा है? एल्विन ने कहा है। ठीक है, एबॉर्जिनल बोलोगे तो ज़रूर सही रहेगा, मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा। एल्विन ने कहा है ना, तो एबॉर्जिनल बोलो। ठीक है, कि उन्होंने जनजातियों को ये कहा है। ठीक है, एबॉर्जिनल। तो ये इंटीग्रेशन बताने से पहले मैं आप लोगों को एक स्टेटमेंट पढ़ के सुना देती हूँ, जो कि डीएन मजूमदार जी का है, जिन्होंने जनजाति को डिफ़ाइन करने के लिए बोला है। जैसे सुनिए आप। ठीक है, एक जनजाति अनेक परिवारों अथवा परिवारों के एक समूहों का संकलन है, जिसे एक सामान्य नाम द्वारा पहचाना जाता है। जनजाति जो होता है ना, वो परिवारों का ग्रुप्स होता है और इसका एक खास नाम भी होता है। इतना बात क्लियर? फिर जिसके सदस्य एक सामान्य भूभाग में रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं, विवाह, व्यवसाय और आर्थिक क्रियाओं में कुछ निषेधों का पालन करते हैं। ये भी क्लियर कि उनके लोग एक खास एरिया में रहते हैं। ट्राइब्स हमेशा एक खास एरिया से रिलेटेड होती हैं। उनकी अलग भाषा होती है हर एक ट्राइब की। ठीक है, उसके अलावा वो बहुत सारे टैबूज़ फॉलो करते हैं, निषेध फॉलो करते हैं। ठीक, फिर क्या कहा है उन्होंने? तथा सामाजिक दायित्वों के क्षेत्र में एक संगठित व्यवस्था का निर्माण करते हैं। सामान्य रूप से जनजाति के सदस्य अंतर विवाह की नीति का पालन करते हैं। एक जनजाति के का निर्माण अनेक गोत्र समूहों से होता है। समझे? अनेक गोत्र समूहों से एक जनजाति का निर्माण होता है और वंश परंपरा के द्वारा एक प्रमुख व्यक्ति इनका मुखिया होता है तथा जनजाति एक राजनीतिक संगठन भी है। मतलब वहाँ पर क्योंकि मुखिया होता है, वहाँ पे सत्ता वहाँ पर भी होती है, वहाँ पर भी नियम कायदे कानून होते हैं, तो इसलिए एक राजनीतिक संगठन भी कहा है उसे। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना जनजाति के बारे में। तो अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। देखिए, इंटीग्रेशन की बात बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे कि घुरिये ने की है और एल्विन ने भी की है। वेरियर एल्विन का नाम जैसे अभी हमने नाम लिया था। इसके अलावा एससी रॉय का भी नाम आता है। तो पहले हम लोग घुरिये और इन लोगों की बात कर लेते हैं, ताकि आपको मजुमदार जी आसानी से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे आपको पता है ना कि ट्राइब्स की कैसी कंडीशन होती है, वो बिल्कुल हमसे अलग रहते हैं और बिल्कुल पिछड़े होते हैं। हमें लगता है कि उनके ऊपर कोई बीमारी या कोई महामारी किसी ने अटैक कर दिया, या उन पे कोई हमला हो गया या कोई आपदा आ गई, तो इन सारी चीज़ों से वो निपटने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, वो नहीं निपट सकते। तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, हम ऐसा सोचते हैं। ठीक है, अ, उनको भी वैसे रिसोर्सेज उपलब्ध होने चाहिए जैसे आज हम बड़े मौज में रहते हैं ना, हमारे घर सर पे छत छत है, खाने के लिए कभी कमी नहीं होती। ठीक है, आराम से खाना मिल जाता है, एक डिवीज़न ऑफ लेबर हमारे यहाँ है, आसानी से सब अपना अपना काम करते हैं और हम एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो हमारे यहाँ लोगों का क्या कहना है कि वैसा उनको उनको भी मिलना चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, इंटीग्रेट करने की बात करते हैं उनको। लेकिन क्योंकि अभी आपने जब डेफिनेशन पढ़ी ट्राइब की, तो आपको पता चल गया उनकी भाषा भी अलग होती है, उनका कल्चर भी अलग होता है, उनका तौर तरीका रहन सहन बहुत अलग होता है हमसे। तो इसीलिए ये एक समस्या है कि उनको इंटीग्रेट कैसे किया जाए। अब इस समस्या को हल करने के नाम पे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें हम सबसे पहले एल्विन का नाम ले रहे हैं। एससी रॉय और एल्विन ने एक ही नीति बताई है, पुनरुद्धार की नीति। ठीक है, पॉलिसी ऑफ रिवाइवल की बात करते हैं। उनका कहना है कि जनजातियों की क्योंकि खुद की एक अलग कल्चर होता है, इसलिए
ये हमें करना चाहिए कि हम बाहरी समूहों, जैसे हम लोग ट्राइब से मिले जाएं, तो बाहरी समूह हैं, है ना, हम लोग आउटर ग्रुप से, तो हमारा उनसे कांटेक्ट रोक दिया जाए और उनको सुरक्षित किया जाए, उनकी उनकी कल्चर को सुरक्षित किया जाए, ठीक है, और उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उनको आगे बढ़ने दिया जाए अपने में ही, ठीक है, हम उनसे कुछ भी मिक्स ना करें, ना ही हम उनसे कांटेक्ट करें। तो इस तरीके से एक नेशनल पार्क विकसित करने का सुझाव दिया, जो कि बाहरी संस्कृतियों के प्रभाव से बिल्कुल भी स्वतंत्र हो, उसमें उनका खुद का प्योर कल्चर रहे, हमेशा बाहर के लोग उन पे कोई भी इम्पैक्ट ना डाल पाएँ। जैसे हमारे यहाँ वेस्टर्न का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है ना हमारे यहाँ, आज हमारे कपड़े, सब कुछ, बोलने का तरीका, हर एक चीज़ बदल चुका है। तो वैसे ही कहते हैं कि उनके यहाँ कुछ भी बदलाव नहीं होना चाहिए, एक नेशनल पार्क की नीति देते हैं, जिसे कहते हैं कि पॉलिसी ऑफ रिवाइवल है ये, पुनरुद्धार की नीति है। फिर सात्विक सात्मीकरण के बारे में कौन कहता है, पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन की बात कौन करता है, जीएस घुरे। अभी ये कौन सा इन्होंने आइडिया दिया है, इन्होंने कहा है कि उनको मुख्य धारा में लाना है, उनको उनको हर चीज़ से जागरूक बनाना है, उनका कोई शोषण ना कर पाए, उनको सारी नीड्स उनकी पूरी हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि वो हमारे साथ रहें, हमारे साथ एसिमिलेट हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से घुरिये बोलते हैं कि हमें एसिमिलेशन करना चाहिए। वो कहते हैं कि ऑलरेडी, घुरिये कहते हैं कि ऑलरेडी वो हमारे कल्चर से, हमारी सोसाइटी से इतना ज़्यादा पहले से ही प्रभावित हो चुकी हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग भी, मतलब हम आउटर ग्रुप्स भी उनके यहाँ जा कर के रूल्स फॉलो करवाते हैं अपने, कि ये पेड़ नहीं काटने, या यहाँ पे ये बनेगा, इस तरीके की चीज़ें हैं ना, मतलब हम लोग जुड़ चुके हैं उनसे, और वो लोग भी हमसे काफ़ी प्रभावित हुए हैं। जैसा कि स्टडीज़ हो चुकी हैं, ट्राइब्स पे कितना ज़्यादा क्रिश्चियन मिशनरियों का प्रभाव है, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं, तो कहते हैं जुड़ ही चुकी हैं, तो क्या किया जाए, उनको, उनका हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, उनको हम लोग पिछड़े हिंदुओं की तरह मान के उनका वास्तविक विकास कर सकते हैं। समझ रहे हो, उनको घुरिये जी कह रहे हैं कि उनको पिछड़े हिंदू मान लिया जाए और अपना उनका एक विकास करने के लिए हम लोग पॉलिसी बनाएं। समझ गए कितनी गलत बात है ना, कि उनको पिछड़े हिंदू बोल रहे हैं, अपने धर्म में इंक्लूड कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें हैं, ये बिल्कुल ब्राह्मणवाद से को का इम्पैक्ट दिखता है इसमें। खैर, ये विचार हैं जेएस घुरिये जी के, कि उनको बोल रहे हैं पिछड़े हिंदू, और कह रहे हैं इस तरीके से उनका विकास किया जाए, हम पॉलिसी बनाएंगे, ठीक। फिर मजूमदार जी आते हैं, अब इनका अलग ही है, इनके विचार हम लोग जानेंगे। सेलेक्टिव एडेप्टेशन की बात करते हैं, चयनित अनुकूलन की बात करते हैं जनजाति एकीकरण के लिए, ठीक है। चयनित अनुकूलन क्या होता है, अब इसको क्या इसमें क्या होता है, कहते हैं कि जनजातियों की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना प्रतिकूल रूप से प्रभावित ना हो, हम कुछ ऐसा ना करें कि उन पे कुछ गलत असर हो, ठीक है, और जिससे जनजातियाँ हमारे साथ अडाप्ट ही ना कर सकें, हमारे साथ अनुकूलन ही ना कर सकें, हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। परिवर्तन की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे उन पर कोई हार्म ना हो, इस तरीके की बात करते हैं। आपको पता है बहुत सारी टाइप की जनजातियाँ हैं ना हमारे यहाँ, हर एरिया की अलग जनजाति होती है, अलग सब कुछ होता है हर एक जनजाति का। तो मजूमदार कहते हैं जनजातीय जीवन से संबंधित समस्याओं को जनजातीय गत्यात्मकता के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, ठीक है। हर एक ट्राइब की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक पॉलिसी बना दो और सारी ट्राइब्स पर लागू कर दो, हर जनजाति का आपको अलग अलग प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। इसके अलावा वो आपकी चीज़ों को, आपकी बातों को मानने के लिए कितना ज़्यादा उनके अंदर मोबिलिटी आपको देखने को मिल रही है, ये भी आपको पता लगाना होगा। तो ये सारी चीज़ें पहले आपको पता लगानी होंगी, तब जा कर के आप उनके लिए कुछ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा उनको आप इकोनॉमिकली अच्छा बनाइए, उनको उनको आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाइए, उनके आर्थिक जीवन को अच्छा करिए, ठीक है, और उनके
परंपरागत सामाजिक संरचना पर और सांस्कृतिक संरचना पर कोई भी गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इस तरीके से हमें विकास करना चाहिए जनजातियों का, ठीक है। उनका ट्रेडिशनल सोशल कल्चरल जो स्ट्रक्चर है, ट्रेडिशनल सोशल कल्चरल स्ट्रक्चर पर कोई भी गलत प्रभाव ना पड़े, ऐसी बात कौन करते हैं? मजूमदार। फिर वो कुछ उपाय बताते हैं कि जो हमारे मेन स्ट्रीम है यानी कि राष्ट्र की मुख्य धारा है, उससे जनजातियों का इंटीग्रेशन पूरी तरीके से किया जा सकता है, उनका समुचित एकीकरण किया जा सकता है। इसके लिए इन्होंने कुछ उपाय बताए हैं। अब वो उपाय ही आपको बताने पड़ेंगे, अपने आंसर में डिस्क्राइब करने पड़ेंगे डिटेल से, और आपका आंसर का स्टार्टिंग इस तरीके से बहुत अच्छा होना चाहिए। अब देखिए उपाय देख लीजिए। वन सॉल्यूशन कैन नॉट बी जनरलाइज, एक सामान्य समाधान संभव नहीं है, तो वो मैंने अभी आपको बता दिया, क्योंकि हर एक जनजाति का अपना अलग अलग होता है, कल्चर, भाषा, रहन सहन, क्लोथिंग, सब कुछ अलग होता है, उनकी संस्कृति सब कुछ अलग होता है। तो हर एक जनजाति में आप अगर कुछ करने जा रहे हो तो पहले उसकी ढंग से पूरी तरीके से स्टडी करो, उसके बाद ही उस पर कोई अपना समाधान लागू करो, अपनी कोई पॉलिसी लेकर के आओ, ठीक है। तो ये एक उपाय है हर एक जनजाति को मेन स्ट्रीम में लाने का या मुख्य धारा में लाने का, ठीक है। आज तक कोई भी जनजाति के लिए विकास के जो भी समाधान के प्रयास किए गए हैं, वो इसीलिए जो है सफल नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, एक जनरलाइज कर दिया, एक सामान्य समाधान निकाल दिया, ठीक है। ये गलत है। इसके अलावा शैक्षणिक विकास तथा प्राथमिक शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एजुकेशन। कई बार गवर्नमेंट क्या करती है कि उनके यहाँ शिक्षा की नीति लाती है, ठीक है। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे एरिया हैं, ये तो ट्राइब्स की बात हो रही है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे पिछड़े इलाके हैं जहाँ पर क्या होती है, गवर्नमेंट प्राथमिक स्कूल खोल देती है। और पहले मैं अपने यहाँ का बताती हूँ, मतलब हम लोग के यहाँ का ट्राइब्स की बात आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी कि ये लाइन समझ में आ जाएगी आपको। गवर्नमेंट क्या करती है, स्कूल्स खोलती है, ठीक है, और वहाँ पे टीचर्स भी प्रोवाइड करती है। लेकिन होता क्या है, वहाँ पर कोई पढ़ने नहीं आता। क्यों पढ़ने नहीं आता? क्योंकि वो इतने गरीब हैं कि अगर एक परिवार में 4 बच्चे भी हैं तो वो वहाँ के आसपास अगर फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे उनको काम मिल रहा है तो भाग के वहाँ पे जाते हैं पहले काम करने के लिए, ठीक है। जिसको बहुत ज़्यादा पैशन है वो आएगा, 4-5 बच्चे आएंगे एक क्लास में, 50 बच्चों की क्लास है तो 4-5 दिख जाएंगे आपको, जिनको बहुत ज़्यादा पैशन है या थोड़े बहुत अवेयर हैं, ठीक है। तो पहले तो उनको उनकी भूख शांत होगी, पहले उनको भूख अपना पेट की ख़त्म करनी है, तब जा कर के पढ़ने आएंगे, ऐसे पढ़ने नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, वहाँ पे स्ट्रेंथ बच्चों की बहुत कम होती है, बहुत कम बच्चे पढ़ने आते हैं। मे बी एनरोल्ड कर लें, एडमिशन करवा लें, बट पढ़ने नहीं आते। इस तरीके का कुछ माहौल तो हमारे यहाँ है, और ट्राइब्स में तो फिर आप समझ ही सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मजूमदार जी ने भी कहा है कि पहले भोजन की सुविधाएं दीजिए, वो पहली आवश्यकता है, उसके बाद आप उनको उनके लिए शिक्षा की बात करिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, निर्धनता की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी को ख़त्म करना पड़ेगा, ऐसी बात कौन करता है? डी.एन. मजूमदार की वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों की भील जनजातियों ने एक अपराधी जनजाति का रूप ले लिया है, क्योंकि उनके पास जीवन यापन करने के लिए जो बेसिक नीड्स होती हैं जीवन यापन करने के लिए, ठीक है, जो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं उनका ही अभाव है, और उनकी समस्याओं के प्रति जो प्रशासन है, जो गवर्नमेंट है, उसकी उदासीनता है, वो कोई काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से उनको एक अपराधी जीवन बिताने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, ठीक है। समझ गया। नियंत्रण को व्यवहारिक बनाना, प्रैक्टिकलिटी ऑफ कंट्रोलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एक्चुअली बात यहाँ पर ये आ जाती है कि कुछ जनजातियाँ ऐसी होती हैं जो आज भी, जो उनके परिवार का मुखिया होता है, जो सबसे ज़्यादा वयोवृद्ध होता है, उसके संरक्षण में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं और उसकी बातों को मानना आज भी ज़्यादा पसंद करती हैं, या एक सरदार को रखना पसंद करती हैं, बजाय कि गवर्नमेंट उन पे कोई रूल्स रेगुलेशंस अपना ला करके थोपे। तो इसलिए
अब गवर्नमेंट को इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि वो कैसे कर सकती है ये चीज़, कि वो नियंत्रण भी बनाए रखे ट्राइब्स का, और उनके जो उनका जिस चीज़ में फोकस है कि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ वृद्ध ही जो नियम कायदे कानून है वो ही हम पे लागू कर सकते हैं, कोई और नहीं। ठीक है। जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ से भेजे जाते हैं, तो उनका व्यवहार देख के कई बार आदिवासी बोल सोचते हैं कि ये चालाकी कर रहे हैं, ये हमारा शोषण कर रहे हैं, और कई बार आदिवासियों का बहुत ज़्यादा विरोध देखा गया है। कई बार क्या हुआ कि आदिवासी क्षेत्रों में पुलिस थाने का बनाया गया, पुलिस थाना चौकी है ना, ये सब बोलते हैं, तो उसको भी आदिवासियों ने क्या किया, संदेह की निगाह से देखा, उस पर भी ट्रस्ट नहीं किया। जो भी वो लोग करते हैं वो सोचते हैं कि आदिवासी के हमारे रिसोर्सेज को लूटना चाहते हैं, हमारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो कोई भी भरोसा नहीं है। तो तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कुछ ऐसा करे जिससे कंट्रोल कर सके वो, और उनकी जो विचारधारा है उसमें भी परिवर्तन ला सके। देन मजुमदार कहते हैं कि जैसे आप वहाँ पे वन रक्षक होते हैं ना, फॉरेस्ट क्या बोलते हैं उसे, तो फॉरेस्ट में जो काम करते हैं उनकी रक्षा के लिए वन रक्षक, पुलिसकर्मी जो भी हैं, या स्कूल का कोई टीचर है, या बहुत सारे आप वहाँ पे बहुत सारे ऐसे नियुक्तियाँ करते हैं जो वहाँ का कंट्रोल बनाए रखे। गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि अगर आप वहाँ के ही जो जनजाति के ही जो अगर पढ़े लिखे युवा हैं, ठीक है, जो पढ़ लिख गए हैं, अगर आप उन्हीं में से वहाँ के लोगों को बनाओ, तो वहाँ का आदिवासी समुदाय जो है वो विश्वास करेगा, ऐसे नहीं करेगा। तो इस तरीके से कुछ संभावना है, वरना तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। देन स्त्रियों की शिक्षा तथा रोजगार, ऑक्यूपेशन एंड एजुकेशन ऑफ इन ट्राइबल फीमेल्स में क्या बताया इन्होंने, तो इसमें मजुमदार जी कहते हैं कि जनजातियों में तुलनात्मक रूप से स्त्रियां अधिक स्वस्थ होती हैं, समझदार होती हैं, और मेहनती भी होती हैं। ठीक है। इसके बाद भी अगर आप कोल्हान जनजाति की बात करते हैं कि वहाँ की स्त्रियों को देखो, तो वो अपने गांव के पास स्थित रेलवे स्टेशनों तथा पास के नगरीय क्षेत्रों में कई किलोमीटर चल के, पैदल चल के सब्जियों या थोड़े से सामान, खाने पीने का थोड़ा सा सामान ले करके जाती हैं बेचने के लिए, जिससे वो घर में पैसे ला सकें। ठीक है। वो भी छोटी मोटी नमक, इस तरीके की चीज़ों को खरीदने के लिए वो अपना घर से सामान उठा करके इतना दूर पैदल चल के जाती हैं। ये मानवीय शक्ति का बहुत बड़ा दुरुपयोग है, मजुमदार ने कहा। और इसके कारण जो वहाँ की महिलाएं हैं ना, अगर वो किसी रेलवे स्टेशन पे जाएंगी नगर की, तो वहाँ के समाज से अपने आप को कटा हुआ महसूस करती हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ। और यहाँ के लोग भी बड़े गर्व से अपने आप को देखते हैं और उनको बड़ा नीचा देखते हैं, जबकि वो बहुत मेहनती होते हैं। ठीक है। तो मजुमदार कहते हैं कि इसके लिए वहाँ की जो स्त्रियां हैं ना, उनको व्यवसायों का और रोज़गार का प्रशिक्षण दिया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, जिससे वहाँ के जीवन स्तर में सुधार हो सके और स्त्रियों का भी वो हो सके, क्या कहते हैं उसे, मुझे तो वर्ड्स ही नहीं याद आते, एम्पावरमेंट हो सके, है ना। तो काफ़ी दिनों से आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं बनाया है, तो हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो आप लोग, अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग इतना तो बता दीजिएगा। ठीक है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया मजुमदार ने कि रांची ज़िले का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि वहाँ पे जो ईसाई मिशनरियाँ हैं, उन्होंने स्त्रियों को बहुत सारे, वहाँ की स्त्रियों को बहुत सारे दायित्व दिए कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है। तो वहाँ पे देखा ये गया कि स्त्रियाँ जो थी ना वहाँ की, उन्होंने बहुत अच्छे से अपना काम ख़त्म किया। इससे पता चलता है कि एक्चुअली मजुमदार कहना ये चाहते हैं ना कि स्त्रियाँ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन उनको सही डायरेक्शन देना गवर्नमेंट का काम है। ठीक है। उनकी जो शक्ति है ना, मानवीय शक्ति, वहाँ पे दुरुपयोग हो रहा है उसका, मतलब उनको ट्रेनिंग ही नहीं है किसी चीज़ की, कुछ करना ही नहीं है, और जो बेचारी कर रही हैं वो उससे बहुत कम पैसा मिल रहा है और सिर्फ नमक जैसी छोटी मोटी चीज़ें खरीद पा रही हैं। सोचो। श्रमिकों की दशा में सुधार करना, रिफॉर्म्स इन कंडीशन ऑफ ट्राइबल लेबर, है ना,
वही चीज़ें इसमें भी बता सकते हो कि उनको ट्रेनिंग वगैरह दो, उनको काम नहीं मिल रहा है अच्छा, ये भी बहुत मेहनती होते हैं, ठीक है? और ताकि वो अपने आप को एलिनेशन उनके अंदर ना आए, एलिनेशन की फीलिंग, एलिनेशन जानते हो ना, अलगाव की भावना, जो कि आपने किस में पढ़ा था, मार्क्स में पढ़ा था, ठीक है? इसके अंदर छोटा नागपुर का उदाहरण देते हैं कि वहाँ पे जनजातीय श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है, और दूसरी ओर कठिन श्रम के बाद भी उनको उनका आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण किया जाता है, ठीक है? तो इसकी वजह से वो अपने आप को बहुत अलग थलग महसूस करते हैं। उनको वेजेस भी कम मिलते हैं, जिसकी वजह से, और उनका जो बेसिक नीड्स हैं आपको पहले ही बताया, वो पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उन पे ऋण की भी समस्या हो रही है, ठीक है, कर्ज। तो ये सारी दिक्कतें, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं उन्हें। जनजातीय जनजातीय या लिख दीजिएगा, विकास को एक नियोजित दिशा दी जाए, अ सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब्स। अब इसमें डेवलपमेंट की बात के लिए वो ठक्कर बापा, जिन्होंने ठक्कर बापा, ठीक है, जिनका नाम बहुत ज़्यादा ट्राइब्स के लिए फेमस है, तो उनके विचारों का उल्लेख करके कहते हैं कि जनजातीय विकास से संबंधित अनेक दूसरे सुझाव जो दिए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बहुत सही विचार जो ये है, वो कहते हैं कि जनजातियों के लिए ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे वो क्या करें, दूसरे जो समुदाय हैं वहाँ के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय सहभाग कर सकें। जिससे क्या हो, कहने का मतलब ये है, आप लोग को बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज मिलती है बुक्स में। कहने का मतलब है कि उनके लिए ऐसी तरीके से पॉलिसीज़ लाई जाएँ जिससे वो हमारी सोसाइटी में, जैसे हम लोग अपनी सोसाइटी में जैसे टीचिंग है, इंजीनियरिंग है, या कोई भी बिजनेसमैन है, या आईएएस ऑफिसर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, ये सारे लोग ट्राइब्स वाले भी आ सकें हमारे यहाँ, हर तरीके से हमारे यहाँ भी सक्रिय सहभाग हो, कहने का मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, है ना? जिससे क्या होगा कि वो अलग थलग नहीं महसूस करेंगे और उनका डेवलपमेंट भी होगा। अब जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो बनी है, नाम बताइए कौन बनी है, वो भी एक ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ट्राइब्स को, और क्या किस तरीके का समाधान, जो कि एडेप्टिव सेलेक्शन, सेलेक्टिव एडेप्टेशन है, चयनित अनुकूलन के बारे में कौन बताता है, मजूमदार ने बताया है ना। और इन्होंने इस तरीके से घुरिये के विचार को और एल्विन वेरेल, एल्विन एस.सी. रॉय, इन सब के विचारों को निरस्त किया है, रिजेक्ट किया है, ठीक है। देन इसके अलावा, अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे उपाय दिए हैं जिनके बारे में अपनी पॉलिसीज़ कैसी बना सकती है गवर्नमेंट, इसके बारे में भी कुछ चीज़ें बताई हैं जो कि आप बता सकते हो। जैसे कि उनकी लैंड पे, ट्राइब्स की लैंड पे कोई भी कब्ज़ा कर लेता है तो उनके लिए जो भूमि के अधिकार हैं, ठीक है, लैंड के जो राइट्स हैं उनको सुरक्षित किया जाए, उस पे कानून बनाने की बात करते हैं मजूमदार। इसके अलावा वो कहते हैं कि जितने भी उनके लिए संवैधानिक जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, उनका जो है, उनको अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको उन सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। उनको और भी उनके लिए अच्छे कानून बनाए जाने चाहिए जिससे उनको लाभ मिल सके हर एरिया में, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, आवास, हर तरीके से उनका उनके नियम कानूनों का वर्गीकरण होना चाहिए और उनको उन सारी चीज़ों का लाभ भी मिलना चाहिए। इसके अलावा कुछ एनजीओज़ हैं जो कि ऐसा दावा करती हैं कि वो जनजातियों के लिए बहुत अच्छे काम कर रही हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट उनको फ़ंड भी देते हैं। तो मजूमदार कहते हैं ऐसे एनजीओज़ पर नियंत्रण भी रखना चाहिए जो गवर्नमेंट से फ़ंड भी लेती हैं और उसका दुरुपयोग करती हैं, उनको कोई सहायता प्रदान नहीं करती। और गवर्नमेंट को तो लगता है हम कर रहे हैं ट्राइब्स के लिए। इसके अलावा आपको पता है कि ट्राइब्स इधर से उधर घूमती भी रहती हैं, उनकी घुमक्कड़ संस्कृति भी होती है। तो मजूमदार कहते हैं कि इसके लिए उनको ये सारी चीज़ों पर नियंत्रण लगाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि क्या-क्या हानियाँ होती हैं आपकी स्थानांतरित खेती जिनको कहते हैं, ठीक है? स्थानांतरित खेती पे क्या-क्या हानियाँ होती हैं, उससे रिलेटेड उनको प्रशिक्षण देना चाहिए और एक ओपिनियन तैयार करना चाहिए, जिससे क्या हो, उनको पता चले कि ये सारी चीज़ें गलत हैं। इसके अलावा उनको रहने के लिए आवास प्रदान करने चाहिए, उनको वो अच्छी तरीके से खेती कर सकें, जिसके लिए उनको बहुत सारे टूल्स भी प्रोवाइड करने चाहिए, अच्छे टेक्निकल, आज के जो ज़माने की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं कि उड़ीसा
बिहार, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा में इस सारी चीज़ें उनको खेती के बारे में बताया गया और नई टेक्नोलॉजी से उनको अवेयर करवाया गया और उनको दिया भी गया, इन सारी चीज़ें उपकरण दिए भी गए, जिससे बहुत अच्छे लाभ हमें देखने को मिले भी हैं। इसके अलावा मजूमदार कहते हैं कि जनजातीय युवाओं को वर्तमान में दी जाने वाली सामान्य शिक्षा उनकी आवश्यकता और संस्कृति के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब हम लोग अपनी वाली उनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, वो सारी चीज़ें उनके काम की नहीं है, ना ही उनके कल्चर से रिलेट करती हैं। इस कमी को दूर करने चाहिए और हर एक जनजातीय क्षेत्रों को कृषि और दूसरे व्यवसायों का प्रशिक्षण देने के लिए किया गया है कि आश्रम पद्धति से स्कूल खोले गए हैं। लेकिन धीरे धीरे इसमें भी शिक्षा के परंपरागत ढंग को ही विकसित किया जाने लगा है। ठीक है, क्यों किया जाने लगा है? क्योंकि ताकि उनके काम की हों ये सारी चीज़ें। आवश्यकता इस बात की है कि जनजातीय क्षेत्रों और विद्यालयों में कृषि, दस्तकारी और सरल प्रकार के उद्योगों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाए, है ना? अब मजूमदार कहते हैं आपने ये चीज़ तो किया है, बट अब जो उनके काम का है वैसे एक्चुअल में, जिससे वो अपना अर्निंग कर सकें, ऐसे उनको नॉलेज देनी चाहिए उनके स्कूल्स में। और उनके स्कूल्स में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि घर जैसा लगे उन्हें। जनजातीय संगीत, लोक नृत्य, कलाएं, ये सारी चीज़ों का भी आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, उनको विश्वास उनका बढ़ेगा, स्कूल्स पर वो जाएंगे, उनको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखा आपने मजूमदार का खास एम जो था कि जनजातियों का डेवलपमेंट भी हो जाए और उनकी जो चीज़ें हैं, उनका कल्चर जो है उसको भी सुरक्षित रखा जाए और उसमें जो हम चाहते हैं वैसा परिवर्तन भी आ जाए, वो डेवलप भी हो जाए। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा।